क्लास 12 के स्टूडेंट्स आपके लिए प्रस्तुत है 2025 फिजिक्स का एक और बेहतरीन मॉडल पेपर। ठीक है, इसका भी आज पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, चिंता मत करिए भाई। इतनी बड़ी वीडियो ऐसा ही नहीं बन गई। और इस पेपर को लाने का मेरा मकसद क्या है भाई, आपका बेस्ट प्रैक्टिस होगा। आप इन सभी पेपर्स को करोगे तो भाई साहब आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच भी पता चलेगा। क्योंकि देखिए भाई, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, थ्योरी भी होते हैं लेकिन न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आप इसी पेपर को एक बार नज़र गाड़िए स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा न्यूमेरिकल, आपको दिखेगा न्यूमेरिकल्स। भाई अभी तो शुरुआत है, आप पेपर को एक बार देखिए तो ज़रा क्लियर। टेंशन मत रखिएगा, आपको बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चंस को करवाने वाले इस वीडियो में फोड़ कर रख दोगे एग्जाम में, अगर इस वीडियो को पूरा देखा। इस वीडियो को क्या, जितने भी सारे हम आपको पेपर्स करवा रहे हैं सभी एक से एक पेपर है, और अगर आप उन पेपर को प्रैक्टिस करते हो तो बोर्ड एग्जाम में फोड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्लियर स्टूडेंट्स, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम कुछ भी आपसे चार्ज नहीं ले रहे हैं। बस आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस मेहनत को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचा जरूर दीजिएगा शेयर करके। ठीक है, और चैनल से जुड़ जाइएगा, और मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा आपका कमेंट्स ही दोस्तों हमें मोटिवेट करता है। क्लियर, ये दो काम जरूर करें, लाइक और कमेंट्स। चलिए तो कर दे इस पेपर का पोस्टमार्टम, स्टार्ट करते हैं भाई। तो शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। क्लियर, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि एक तार खींचकर दुगुना लंबाई का कर दिया जाता है। क्लियर, इसकी प्रतिरोधकता का मान हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये नहीं बदलेगा। एक बात ध्यान रखें स्टूडेंट्स, प्रतिरोधकता होती है रो, जो कि पदार्थ चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, लंबाई पर, उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता स्टूडेंट्स। यानी कि ये वही रहेगा स्टूडेंट्स, तार वही है तो ये भी वही रहेगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर पूछे प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, ये भी आ सकता है। चलो ठीक है, ये नहीं बदलना है। लेकिन अगर पूछे कि प्रतिरोध का मान हो जाएगा भाई, अगर तार को दुगना कर दोगे, तार को n गुना कर दोगे तो प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाएगा। यानी कि प्रतिरोध हो जाएगा 2 दूनी 4 गुना। क्लियर, कैसे फोड़ना है इस टाइप के ऑब्जेक्टिव को, आइए। उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्टिव देखिए, √3 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का अपवर्तक कोण स्टूडेंट्स न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है, तो न्यूनतम विचलन कोण का मान होगा। तो ये इसका आंसर 60 डिग्री हमारा आया है। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो तो ये उसके बाद है ग नंबर क्वेश्चन, लेकिन सॉल्व करना आना चाहिए। अगर सॉल्व करने आपको आता है तो आप सही आंसर खट से निकाल लोगे। उसके बाद है आपका रूट में एल सी का मात्रक है, जहां पर एल प्रेरक और सी क्या है, धारिता है। तो रूट में एल सी का मात्रक हर्ट्ज हो जाता है। क्लियर, अब कभी कदार आपसे पूछता है 1 में रूट में एल सी का मात्रक क्या हो जाएगा। क्लियर, तो ये सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी प्रकाश वैद्युत सेल के लिए दैलीय तरंग दैर्घ्य लैम्डा नॉट है, किसी अन्य सेल जिसके कैथोड पर कार्यफलन पहले सेल का n गुना हो तो अन्य सेल के लिए दैलीय तरंगदैर्घ्य हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। दी गई नाभिकीय प्रक्रिया में W एक कण है, ये W एक कण क्या होगा आप बताइए। ये न्यूट्रॉन होगा भाई। ठीक है, न्यूट्रॉन हमारा हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद हो जाएगा हमारा छठवां क्वेश्चन कि R प्रतिरोध के धारामापी में मुख्य धारा 10% भेजने पर आवश्यक शंट का प्रतिरोध होना चाहिए। तो प्रतिरोध हो जाएगा R/9। क्लियर, कैसे, देखिए अगर आप एक गैल्वेनोमीटर बनाएंगे जिसका प्रतिरोध कितना है, R है। ठीक है, और यहाँ पर एक शंट लगाएंगे आप सभी। हमें क्या चाहिए, हमें इसमें से केवल 10% धारा भेजनी है। कितना भेजना है आपको, धारामापी में 10% धारा, मुख्य धारा का। यानी कि यहाँ तो केवल 10% ही धारा जाएगी, यहाँ पर तब बाकी का 90% जाएगा भैया। लेकिन रिजल्ट आप सभी जानते हो, विभव तो बराबर ही होना चाहिए। यानी कि यहाँ का जो 10R है, जो धारा है और प्रतिरोध, इसका मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा। यहाँ पर धारा 90 है और यहाँ का प्रतिरोध S है इसके, तो शंट का मान आ जाएगा भैया R/9। क्लियर, उसके बाद है हमारा आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन खत्म ऑब्जेक्टिव। अब दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक और मात्रक लिखना है आपको। तो आइए बताते हैं आपको, जो कि बताया स्टूडेंट्स वो होता है M बराबर I होता है आपका धारा और A होता है क्षेत्रफल। इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर भाई। क्लियर, चलो उसके बाद है हमारा कि सूक्ष्म तरंगे क्या है, इनका एक उपयोग बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूक्ष्म तरंगे वे तरंगे होती है जिनका तरंगदैर्घ्य 1 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर के बीच होता है। इनका 2 उपयोग आप याद कर लीजिए, क्योंकि
एक उपयोग पूछा है ना, कभी कदार दो उपयोग पूछ लेता है। इसका पहला उपयोग है रडार प्रणाली में इसका उपयोग किया जाता है और दूसरा उपयोग है अणु और परमाणुओं की संरचना पता करने में भी किया जाता है आपका। क्लियर। चलिए भाई आगे देखते हैं ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य है भाई। क्लियर। देखिए ध्रुवण कोण आपतन कोण का वह न्यूनतम मान जिस पर परावर्तित प्रकाश पूरी तरीके से ध्रुवित हो जाता है उसे ध्रुवण कोण हम सभी कहते हैं भाई। ठीक है, फटाफट आगे बढ़ेंगे भाई, टाइम वेस्ट बिल्कुल ही नहीं करना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं। अब ये आ गया पहला कि पूछा गया इसमें कि इस वाले डायग्राम को देखकर बताइए भैया कि ये डायोड आपका अग्र अभिनत है या उत्क्रम अभिनत है भाई। तो ये कैसे पहचाना जाता है, क्या तरीका है, आइए वो तरीका ही आपको बता देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप तभी ये तो जानते हो कि ये आपका होता है पीएन संधि, यहाँ पर ये होता है पी और ये जो डिनोट करता है वो एन को डिनोट करता है। अग्र अभिनत कब होता है स्टूडेंट्स, अग्र अनिबत कोई डायोड कब होगा, अग्र अभिनत कब होगा स्टूडेंट्स, जब यहाँ का विभव क्या हो स्टूडेंट्स, यहाँ का विभव पॉजिटिव वाले का विभव ज़्यादा हो नेगेटिव वाले के विभव से तो वो अग्र अभिनत होता है। क्लियर। तो आप देखिए भाई इसमें जो पी डायोड है पी, ये आपका पी है, इसका जो विभव है वो -3 है आपका। ठीक, यहाँ पर पी वाले का विभव है -3 और आपका जो एन वाले का विभव है वो -5। तो दोनों में से कौन ज़्यादा है, पी वाला ज़्यादा है ना, पी वाला ज़्यादा है। क्लियर। इसलिए स्टूडेंट्स आपका यह अग्र अभिनत है, अगर पी का ज़्यादा होगा एन से तो अग्र अभिनत, और इसका उल्टा अगर आपको दिखे तो वह पश्च अभिनत होता है यानी कि उत्क्रम अभिनत। क्लियर, ये आपका तरीका पहचानने का। चलिए उसके बाद हमारा है कि एक हेनरी व 100 प्रेरक को परिभाषित करिए भाई। देखो भाई ये तो बहुत ही आसान तरीके से आप समझ जाएंगे, आप सभी को ये दो फॉर्मूले तो पता ही होंगे। 100 प्रेरक का 100 प्रेरक का फॉर्मूला पता होगा, उसका परिभाषा भी पता होगा, लेकिन एग्जाम में पूछ लिया क्या, एक हेनरी का 100 प्रेरक को परिभाषित कीजिए। तो आपको बताना है कि भाई एल का मान अगर 1 होगा, 1 हेनरी, तो इसको डिफाइन करके बताओ। तो कैसे करेंगे, दो तरीके से आप कर सकते हो, फॉर्मूले से ही करा जाता है डिफाइन। ये एक फॉर्मूला होता है एल आई बराबर फ्लक्स, जब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं समय के सापेक्ष तो ये हो जाता है। क्लियर, ये वाला फॉर्मूला आ जाता है इसी से। तो आप दोनों फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हो, हम इस वाले फॉर्मूले से करते हैं। हमें क्या चाहिए, एल का मान 1 चाहिए। एल का मान 1 कब होगा स्टूडेंट्स, जब ये वाला धारा में परिवर्तन समय के सापेक्ष वो 1 हो जाए और जो आपका वोल्टेज है वो भी 1 वोल्ट का हो। यानी कि अगर धारा में 1 एम्पियर का परिवर्तन हो 1 सेकेंड में, 1 एम्पियर का परिवर्तन हो 1 सेकेंड में और 1 वोल्टेज हमें मिले, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स जो प्रेरक होता है वह 1 हेनरी कहलाता है। समझ गए, जब धारा में 1 एम्पियर का परिवर्तन 1 सेकेंड में हो और 1 वोल्ट हमें प्राप्त हो भाई, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स जो आपका 100 प्रेरक आपका 1 हेनरी कहलाता है भाई। ठीक है, ये हमने आपको तरीका ही बता दिया कि आप रटना ना पड़े आपको। क्लियर, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। चलिए भैया उसके बाद हम आते हैं ये धारा घनत्व की परिभाषा और मात्रक लिखना है आपको। ठीक है, देखो भाई तो स्टूडेंट धारा घनत्व तो बहुत ही आसान है, इसको जे से दिखाते हैं। फॉर्मूला है जे बराबर I/A, यही होता है फॉर्मूला आपका स्टूडेंट्स। तो इसी फॉर्मूले से आप परिभाषा लिख सकते हो। जी हाँ स्टूडेंट्स, देखो धारा घनत्व तो क्या है स्टूडेंट्स, धारा बह रही है कुंडली में से या कोई तार में से और जितने भी क्षेत्रफल में से बह रही है। क्लियर, एकांक क्षेत्रफल में से बहने वाली धारा ही धारा घनत्व कहलाती है। किसी भी चालक में एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसका स्टूडेंट्स मात्रक भी इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। अगर आप निकाल लेते हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। क्लियर, कमेंट करके बता दीजिए इसका मात्रक फटाक से निकाल कर दिखा दीजिए पेपर को फाड़ कर। क्लियर, उसके बाद हमारा है ख़त्म, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं भाई। हाँ, और हाँ कैसी लग रही है वीडियो ये भी जरूर बता दीजिएगा। अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध का सूत्र प्राप्त कीजिए भाई। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। हमसे देखिए पूछा गया है अनुगमन वेग और विभवांतर के बीच संबंध। आप सभी एक फॉर्मूला जानते हो, I बराबर होता है ना VDE, NAVDE। ये धारा और अनुगमन वेग के बीच में संबंध है जो हम जानते हैं। इसी में दोस्तों आपको क्या करना है, ओम का नियम लगा देना है। जी हाँ, ओम का नियम कहता है V बराबर होता है I इंटू में R। तो I बराबर हो जाएगा V बटे में R, तो स्टूडेंट्स I की जगह ये रख दीजिए V बटे में R इक्वल्स टू NAVDE
क्लियर। तो वो विभवांतर और विभवांतर को इधर रखिए, प्रतिरोध को उधर गुणा कीजिए आप सभी, ठीक है। तो NaE और गुणे में प्रतिरोध और यहाँ पर Vd को बाहर निकाल दिया। तो यही स्टूडेंट्स क्या हो गया आपका, यही जो फॉर्मूला तैयार हुआ यही तो है संबंध आपका। क्लियर, 2 नंबर का क्वेश्चन बस था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अनुगम समान गतिज ऊर्जा के फोटोन अल्फा कण से संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का अनुपात ज्ञात करना है। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना है अच्छे से, हम आपको सॉल्व कराएंगे, आप टेंशन मत रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे इस पोस्टमार्टम वीडियो में। आइए इस पेज पर सॉल्व करते हैं। क्लियर, प्लीज़ आप कॉपी पेन लेकर जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं यार रफ में ही लेकर लिखते रहिएगा। आप लिखोगे तो आपको याद होगा ऑटोमेटिक चीज़ें। क्लियर, ऐसे आप पिक्चर की तरह देखेंगे समझ तो जाएंगे लेकिन दिमाग में फिट नहीं हो पाएगा, यही कारण है। इसलिए हम बार बार मॉडल पेपर्स ला रहे हैं, अच्छे से हर एक सवाल कवर कर रहे हैं, सॉल्व कराकर हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। तो आपके लिए ही किया जा रहा है सब कुछ, ठीक है। तो आप भी उसका फ़ायदा उठाए, अच्छे से लिखते रहें। पूछा है समान गतिज ऊर्जा के फोटोन और अल्फा कण से संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का अनुपात हमें निकालना है। देखिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला होता है H/P, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जहाँ पर P होता है हमारा संवेग, ठीक है। और 2 चीज़ों की बात की है हमें, प्रोटॉन की बात की है, एक प्रोटॉन है हमारा, एक हमारा है अल्फा कण, ठीक है। और बोला ये है कि इसकी गतिज ऊर्जा बराबर है इसकी गतिज ऊर्जा के, यही हिंट हमें दिया हुआ है, इसी हिंट का फ़ायदा उठाएंगे। गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स P² बटे में 2m, ये मास है प्रोटॉन का, बराबर गतिज ऊर्जा ये इसकी कितना हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी P² बटे में 2 मास ऑफ अल्फा कण का मास। क्लियर, और संवेग है इसका मान लो P1, इसका है P2। इसी हिंट से सॉल्व करेंगे आगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप स्टूडेंट्स आप सभी जानते हो प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर m के बराबर है, प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर एक के बराबर है, m के बराबर है, तो जो आपका अल्फा कण का द्रव्यमान होता है वो आपका 4m के बराबर होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में बताया था, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण का द्रव्यमान बताया था आपको। प्रोटॉन का अगर m द्रव्यमान है तो अल्फा कण का स्टूडेंट्स लिख लीजिए अभी ये नोट में कि अगर प्रोटॉन का मास है m तो अल्फा कण का मास कितना हो जाएगा 4m के बराबर। अगर इस पर आवेश है E तो इस पर 2E का आवेश होता है, मास और आवेश याद रखना। क्लियर, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में 4m लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे भाई m से m कटा, 2 से 2 कटा स्टूडेंट्स, P1 बटे में ये P2 का स्क्वायर, P1 स्क्वायर ये इधर आएगा तो P2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये P1 इधर आ गया P2 का स्क्वायर इक्वल्स टू इधर क्या रह गया, इधर रह गया 1, बस ये इधर आ गया तो इधर 1 रह गया और बट्टे में ये 4 रह गया। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आप देखिए यहाँ से आपको क्या मिला, P1 बटे में P2 का अनुपात मिल गया। जब स्क्वायर उधर जाएगा तो आप सभी जानते हो रूट लग जाएगा और 1 का रूट में से बाहर निकालोगे तो 1 ही मिलेगा, 4 को रूट में से जब बाहर निकालेंगे आप सभी तो 2 मिलेगा। तो संवेग का अनुपात पता चल गया हमें, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें तो अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, ये लैम्डा का अनुपात निकालना है दोनों का, ठीक है। सो आइए अब आगे बढ़ते हैं। आप लिखते हैं स्टूडेंट्स तरंग दैर्घ्य प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, H/में प्रोटॉन का संवेग, तरंग दैर्घ्य अल्फा कण का किसके बराबर हो जाएगा, H/ में अल्फा कण का तरंग दैर्घ्य, ठीक है। और इन्हीं का अनुपात ले लेंगे आप सभी, प्रोटॉन का तरंग दैर्घ्य बटे में अल्फा कण का तरंग दैर्घ्य बराबर हो जाएगा भाई। जब आप अनुपात लेंगे तो P2 बटे में P1 के, और P1 बटे में P2 जब इतना है तो P2 बटे में P1 आपका हो जाएगा 2 बटे में 1। हो गया स्टूडेंट सॉल्व आपका, ठीक है। पूरा प्रोसेस आप देख लीजिए क्या क्या हुआ, लिख लीजिए अच्छे से, जो जो बातें हमने बताई वो लिख लीजिएगा अच्छे से। चलिए बढ़ जाते हैं आप आगे क्वेश्चंस की ओर। पूछा गया द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। क्या बात है, द्रव्यमान क्षति स्टूडेंट्स देखिए ये आपका लिखा हुआ है स्टूडेंट, द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा क्या है आप एक बार रीड कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए द्रव्यमान क्षति को डेल्टा m से दिखाते हैं लेकिन बंधन ऊर्जा होती है डेल्टा m c का स्क्वायर, ये न्यूमेरिकल भी आता है इसलिए लिखवा दिया हमने।
उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन था कि 5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो आर का मान निकालना है। क्लियर, बहुत ही आसान है, आपको धारा पता है 5 मिली एम्पियर यानी 5 गुणे 10 के घाते -3। वोल्टेज कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स? देखो एक वोल्टेज तो 1.5 है, लेकिन ये वोल्टेज क्या है, इसके सामने है तो घट जाएगा। तो वोल्टेज पता चल गया, धारा पता चल गई, तो प्रतिरोध हो जाएगा आपका V/I ओम के नियम से भाई, और कुछ नहीं। चलिए ये भी हो गया, तीसरा वाला क्वेश्चन खत्म। अब हम आते हैं यहाँ पर चौथे पे। कहा है कि विस्थापन धारा क्या है, ये जरा बता दीजिए भाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये हो गया पेज हमारा, ये हो गया न्यूमेरिकल, ये है शस्त्र हमारा। अब इसको शस्त्र से काट डालेंगे। देखो पढ़ते हैं, 25 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंगे एक्स अक्ष में गतिमान है, यानी कि एक आपका तरंगे है जो एक्स अक्ष में जा रही है, एक ऐसे ऐसे ऐसे। ये हो गई आपकी वैद्युत क्षेत्र, और ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र जो ऐसे जाएगा। आप सभी जानते हो लंबवत होते हैं एक दूसरे पर, ठीक है, आप सभी पता ही आपको लंबवत होते हैं, ठीक है, ये तो बताने वाली बात ही नहीं है। और किस अक्ष में ये गति कर रहा है, एक्स अक्ष में, ठीक है। चलिए डायग्राम बना दिया, अच्छा लगेगा पेपर में। उसके बाद एक बोला है कि निर्वात में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र 6.3 जे कैप वोल्ट पर मीटर है। हमें देखिए वैद्युत क्षेत्र दिया है जो कि है 6.3 जे कैप, क्लियर। और कहा है उसी बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करो। तो चुंबकीय क्षेत्र तो डायरेक्ट आप निकाल लोगे, किस फॉर्मूले से, E/C के फॉर्मूले से। हम हर एक मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन कर रहे हैं, या सही बात है कि नहीं? तो कैलकुलेट कर लीजिए चुंबकीय क्षेत्र स्टूडेंट्स, क्या मिल जाएगा 6.3/C, यानी कि 3 गुणे 10 के घाते 8। इसको कैलकुलेट करेंगे हम सभी तो मिल जाएगा हमें चुंबकीय क्षेत्र इस इक्वल्स टू 6.3 को डिवाइड करेंगे तो 2.1 इंटू 10 के घाते -8। ये हो जाएगा स्टूडेंट चुंबकीय क्षेत्र आप सभी का, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आगे ये वाला। इसमें कहा गया है कि C1 माइक्रोफराडे तथा C2 माइक्रोफराडे धारिता के दो संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता इतनी आ रही है। अब उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़े तो तुल्य धारिता इतनी है। तो हमें इनका अनुपात बस पूछा है, बहुत ही सिंपल है। हम तो कह रहे आप इसको ट्राई करिएगा, लेकिन हमने वादा किया हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने का, तो जरूर करेंगे हम, ठीक है। हमें देखो कहा है C1 माइक्रोफराडे और C2 माइक्रोफराडे दो है हमारे व्यक्ति या धारिता है। इनको अगर हम क्या कर रहे हैं, समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, मतलब कि सामने सामने ला दिया, लो लड़ो सामने सामने से, तो इनकी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी? तुल्य धारिता आप सभी कैलकुलेट करेंगे C1 + C2 हो जाएगा आप सभी का, ठीक है, फॉर्मूले से। अब इन्हें जब हम श्रेणी क्रम में ला रहे हैं, हमारा श्रेणी क्रम में जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है, C1 C2। तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता होती है स्टूडेंट्स वो होती है C1 C2 बटे में C1 + C2 भाई, क्लियर स्टूडेंट्स। अब इनका वैल्यू भी हमें दिया गया है, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 20 माइक्रोफराडे, ये है 20 के बराबर, जी हाँ। और ये है स्टूडेंट्स आपका 4.8 माइक्रोफराडे के बराबर, क्लियर। तो आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट्स, आप क्या करो, ये जो वैल्यू है वो यहाँ रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर C1 + C2 दिख रहा है, C1 + C2 का वैल्यू पता है, तो यहाँ रख दीजिए आप सभी, क्लियर। तो 4.8 क्या हुआ, 4.8 बराबर हो जाएगा आपका किसके, C1 C2 और बटे में दोनों का योग जो कि हमें पता है 20 के बराबर है। तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा आप सभी को स्टूडेंट्स, C1 C2 का मल्टीप्लिकेशन क्या बन जाएगा 96। ये आया मल्टीप्लिकेशन, ये आपको पता है जोड़ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इनका रेशो आपको निकालना है, अनुपात निकालना है। तो अगर आप थोड़ा सा भी तेज होंगे स्टूडेंट, थोड़ा सा भी आपको टेबल याद आता होगा, तो बताइए किन दो को गुणा करे कि 96 आए और किन दो को जोड़े 20 बन जाए। किसको किसको जोड़ने पर 20 आए और गुणा करने पर 96 आए, क्या होगा 2 नंबर स्टूडेंट्स? आप कहेंगे 96 किससे कैसे पहाड़ा पढ़िए भाई, 96 किस टेबल में आता है? 96 आपका आता है आपका 12 के टेबल में, 12 × 8 = 96 होता है कि नहीं। और 12 और 8 को जोड़ेंगे तो 20 बनेगा। तो इतना तो दिमाग आपका चल ही जाएगा। तो आप कहोगे पहला वाला स्टूडेंट्स क्या है आपका 12 है, और दूसरा वाला क्या है आपका
8 है। अब इन्हीं का अनुपात आपको पूछा है। क्लियर। अब इनका रेशो जब आप ले लोगे स्टूडेंट्स, रेशो C1 बटे में C2 का अनुपात ही चाहिए था ना, C1 और C2 की अनुपाती धारित्व का अनुपात पूछा गया था। और ये भी बता रखा है कि दोनों में से बड़ा कौन है, पहला वाला बड़ा है स्टूडेंट्स, इसलिए पहले वाले को हमने क्या लिया है, ज़्यादा लिया है, दूसरे वाले को कम। नहीं तो यहाँ से आप सभी ये भी कह सकते हो कि सर जी C2 का है 12, C2 को 12 ले लो, C1 को 8 ले लो, ऐसा करो। लेकिन सवाल में बोला है कि पहला वाला ज़्यादा है, इसलिए पहले वाले को हमने क्या लिया है, कम नहीं ज़्यादा लिया है। क्लियर। बटे में C2 क्या आ जाएगा आपका 12 बटे में 8, यानी कि 4 तिहाई 12 बटे में 4 दूनी 8, आंसर हो गया। क्लियर। आपका ये सॉल्यूशन समझ गए आप सभी, 1 नंबर अच्छे से ना सब कुछ। चलिए अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। देखिए बता देते आपको, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल कब आकर्षण का और कब प्रतिकर्षण का होता है। उसके बाद है अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है। ये एलसीआर परिपथ, एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध तथा अनुनादी स्थिति के लिए आवृत्ति का व्यंजक बताना है आपको। ठीक है, ये स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है, ये हमने भी करा रखा है, इसका शायद मैंने आंसर किया हुआ है यहाँ पर। देखिए जब एलसीआर परिपथ में मुख्य धारा वोल्टेज की कला में होती है, अर्थात प्रेरण प्रतिघात और धारिती प्रतिघात बराबर होती है स्टूडेंट्स, तब परिपथ अनुनादी परिपथ कहलाता है। अब यहाँ पर उसके बाद डेरिवेशन है स्टूडेंट्स, अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक क्या लिखिए स्टूडेंट्स, तो ये डेरिवेशन आप देख सकते हो, हमने करा रखा है। अनुनादी परिपथ एजुकेशन शस्त्र सर्च करके आप पढ़ लीजिएगा ये डेरिवेशन। ठीक है, चलिए भाई उसके बाद है सेकेंड, आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण पूछा गया है। क्लियर, तो लिख देते हैं भाई, आइंस्टाइन ने प्रकाश वैद्युत समीकरण का ये है स्टूडेंट्स आपका, हाँ, hc/λ इक्वल्स टू hc/λ प्लस का स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स, ये है आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। क्लियर। चलिए भाई एक न्यूमेरिकल है पूछा गया है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम सभी। कहा गया है कि 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाली धातु के प्लेट क्रमशः 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फोटोन आपतित होते हैं। यदि उत्सर्जित फोटोन इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जाएं क्रमशः k1 तथा k2 और उनके वेग क्रमशः v1 तथा v2 हो, तब स्टूडेंट्स k1 k2 का रेशो बताओ और v1 बटे v2 का रेशो बताओ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, क्या ही बताया जाए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, समझिए। डायग्राम बनाते हैं। आधा यानी कि 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाली दो धातु की प्लेट है स्टूडेंट्स, ये और ये, इसका भी कार्यफलन ऊर्जा कितनी है 0.5 है, इसका भी कार्यफलन ऊर्जा कितनी है 0.5 है। अब इन दोनों पर आ रही है प्रकाश, दोनों पर क्रमशः इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इतना इलेक्ट्रॉन वाली फोटोन आ रही है। क्लियर, तो हमने ये बना दिया भैया फोटोन को, ये आ रहा है खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इस वाले फोटोन की ऊर्जा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस वाले फोटोन की ऊर्जा है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, तो स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा k1 है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा k2 है। तो पहले और k1 और k2 चलिए निकालते हैं। ठीक है, पहला हम k1 निकालते हैं सबसे पहले भाई। प्रकाश वैद्युत समीकरण से जो गतिज ऊर्जा होगी उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आने वाला प्रकाश का ऊर्जा hc/λ और कार्यफलन ऊर्जा घटा देंगे hc/λ0। ये होता है ऊर्जा जो फोटोन की है और ये होता है ऊर्जा कार्यफलन वाली। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा फोटोन की है और कार्यफलन ऊर्जा 0.5 है, इसको घटा देंगे आप सभी, तो k1 आपका आ जाएगा 0.5। इसी तरह स्टूडेंट्स आप क्या करो, k2 भी निकालो। अब आपको सॉल्व करना है, k2 आप इसी तरह फाइंड करें दूसरे में, जो कि हम बता देते हैं क्या आएगा, 2 आएगा भाई। इन दोनों का रेशो ले लेंगे k1 बटे में k2, क्या मिल जाएगा आपको 1/4, पहला आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप सभी क्या करेंगे, वेगों का रेशो निकालना है v1 बटे में v2, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला रख देंगे। k1 किसके बराबर हो जाएगा, हाफ m v1 का स्क्वायर, k2 किसके बराबर हो जाएगा, हाफ m v2 का स्क्वायर। आप देखेंगे भैया ये कट जाएगा स्टूडेंट्स, और आपको फाइनली v1 बटे में v2 किसके बराबर मिल जाएगा, रूट में 1/4 यानी 1/2। आपको क्या करना है, बस ये k2 निकालना है यहाँ से दूसरे वाली स्थिति से। जरूर कैलकुलेट करिएगा स्टूडेंट्स।
अप्रोच हमने बताई दिया आपको। आप हाथ पेन उठाइए, रफ में निकालिए फटाफट, और मैच करके हमें ज़रूर बताइए सही हमने बताया कि नहीं भाई। क्लियर, हमारा भी गलत हो सकता है, आप बताइए कि सही है कि नहीं, कैलकुलेट करिए आप खुद से, ठीक है। अगर आप कर लेते हो तो एग्ज़ाम में भी 4 के आओगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि आपके भी अंदर जुनून आ गया है सवालों को खटाखट सॉल्व करने का, जो कि हम चाहते हैं कि इसी प्रैक्टिस सेशंस में आपको अच्छे से तैयार कर दिया जाए क्वेश्चंस को फोड़ने के लिए। चलो, तो ये भी ख़त्म, आगे बढ़ते हैं। आप ज़रा देखते हैं, अब आए थोड़ा डायग्राम वाले सवाल। देखो भाई, ये आपका कर लीजिएगा, थ्योरी है। इस क्वेश्चन को देखिए, दिए गए परिपथ की सहायता से आपको निकालना है I1, I2 और I इस परिपथ में। पहला स्थिति कब है, जब स्विच को हम क्लोज कर रहे हैं, जैसे ही हमने स्विच को ऐसे दबाया, टक से दबाया, तब बताओ I1, I2 और I ये क्या होगा। I1, I2 और ये I, यही का हमें मान निकालना है। पहला केस है जब हमने स्विच को बंद किया, जैसे ही हमने बंद किया भैया, ठीक है। और दूसरा स्थिति बंद करने के कुछ समय बाद क्या हो रहा है, कुछ समय बाद, काफ़ी देर बाद भाई, तब। चलो, अगर ये नहीं आ रहा तो अब अथवा में रहता है, कभी भी घबराइएगा मत, कभी भी ऐसे सवाल में अथवा रहता है हमेशा, जो कि ये वाला तो और भी आसान है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बताएंगे कि ये वाला और भी ईजी है। चलिए भाई, देखिए क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं हम। हाँ, तो ये परिपथ हमारा कुछ इस तरीके से बना हुआ है। जूम कर देते हैं, लीजिए जूम कर दिया हमने, ध्यान से आप भी देखिएगा परिपथ को। जैसे ही हमने क्लोज किया स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक है हमारा प्रेरक 5 हेनरी का, और प्रेरक जैसे ही आप बंद करोगे, प्रेरक क्या करता है, धारा का विरोध करता है। ये धारा का विरोध करता है, जैसे ही आप परिपथ में इसको कनेक्ट करोगे तो ये धारा का विरोध करेगा। स्टार्टिंग में धारा को इसमें से नहीं आने देगा। याद रखिए, इसका एक गुण होता है कि धारा को जिस क्षण आप कनेक्ट करते हो उस क्षण नहीं आने देता है इसमें से। यानी कि शुरुआत में स्टूडेंट्स, पहले वाले केस में यहाँ से धारा नहीं जाएगी, यहाँ से धारा नहीं जाएगी। पहले वाले केस में जब आप स्विच को दबा रहे हो भाई, जब हम क्या कर रहे हैं, एस को जिस क्षण क्लोज किया, जिस क्षण हमने क्लोज किया, उस क्षण स्टूडेंट्स ये इसमें से धारा नहीं जाएगी, इसमें से धारा नहीं जाएगी आपकी। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखिएगा। यानी जो I2 का मान है वह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसमें से धारा ही नहीं जाएगी। ठीक है, पूरी की पूरी धारा बस इसी में से जाएगी, इसी प्रतिरोध में से। तो आप बताइए, I1 और I बराबर ही हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स तब तो आइए निकाल ही लेते हैं। वोल्टेज है 10 और प्रतिरोध है आपका 5, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वोल्टेज बटे में प्रतिरोध, यानी कि 10 बटे में 5, 2 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स ये पहला केस हमने सॉल्व किया। अभी एक और केस है। अब देखते हैं सेकेंड वाला केस, हमारे साथ लिखते चलना और ये लिख लेना कॉपी में कि जिस क्षण हम क्लोज करते हैं, जो प्रेरक होता है वो धारा का विरोध करता है और अपने में से गुजरने नहीं देता है। जैसे ही स्विच को क्लोज किया तब ऐसा होता है, लिख लीजिएगा। उसके बाद हमारा सेकेंड केस, बहुत समय बाद, स्विच क्लोज्ड के काफ़ी समय बाद स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्या होता है। काफ़ी समय बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें से धारा जाएगी। जो आपका प्रेरक है, वो प्रेरक स्टूडेंट्स जो होता है वह एक सीधे तार की तरह बिहेव करता है, यानी ये सीधा तार ही बन जाता है एक तरीके से। पहले धारा जाने ही नहीं दिया, कुछ समय बाद इसको मार पीट के सीधा कर दिया जाता है, समझ लो। कुछ समय बाद इसकी जो एटीट्यूड है उसको कर दिया गया सीधा। ट्रिक से आपको याद रहेगा ना, शुरुआत में ये नखरे कर रहा था, नहीं जाने दूंगा धारा, नहीं जाने दूंगा, बाद में मारकर इसको सीधा कर दिया गया। ठीक है, तार की तरह ये बिहेव कर रहा है। मान लो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, ऐसा समझ लो। तो ये कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स स्विच आपका कैसा हो गया, इस तरीके से। देखो भैया, इस तरीके से हो गया ना आपका। देखो, जब कुछ है ही नहीं तो ये तो ऐसा हो गया हमारा, बिल्कुल। देखिए ध्यान से भैया, यहाँ 10 वोल्ट, फिर यहाँ पर 5 ओम, यहाँ पर 10, ऐसा हो गया, मतलब कुछ है ही नहीं ऐसा। और यहाँ पर धारा हमारी कितनी जा रही है, I1, यहाँ पर I1 है, यहाँ पर स्टूडेंट्स I2 है, और ये है हमारा I। बारी बारी करके निकाल लेते हैं भाई, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, टोटल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। ये सॉल्व करना आपको आता है ना, सॉल्व करना आता है। ये टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 50 बटे में 15, यानी कि स्टूडेंट्स 10 बटे में 3। ठीक है, तो ये जो टोटल धारा है वो हमारी हो जाएगी कितनी,
वो हो जाएगी हमारी स्टूडेंट्स V बटे में R नेट, यानी कि 10/10/3 यानी कि 3 एम्पियर। क्लियर। अब हम देखते हैं इसमें से कितनी धारा जा रही है, I1। तो I1 हो जाएगा स्टूडेंट्स V1 V बटे में प्रतिरोध। I1 के केस में आप केवल I1 का प्रतिरोध रखोगे। क्लियर। तो प्रतिरोध है 10 आपका, प्रतिरोध है, अरे विभव आपका 10 हो गया, सॉरी, प्रतिरोध है इसका 5 ओम, 5, इसमें से 2 एम्पियर जा रहा है और बचा कुचा धारा इसमें से जाएगा। ये तो बताने की बात ही नहीं है, 1 एम्पियर दूसरे में से जाएगा और टोटल धारा जब 3 है तो भाई इसमें से निकाल लिया 2 तो बाकी का 1 एम्पियर इधर चला जाएगा, इसमें से 2 एम्पियर चला जाएगा आपका। खत्म क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। चलिए अब अथवा में क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। पहला है ये LCR परिपथ है, पहली बात तो LCR परिपथ, इसमें बोला गया है कि विभव आपका ये है इतना वोल्ट का। पूछा गया आंतरिक प्रतिरोध, ये भी दिया गया है, आंतरिक प्रतिरोध भी दिया हुआ है स्टूडेंट्स इस LCR परिपथ का इतना। स्रोत वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान निकालना है, स्रोत वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान निकालना है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपका होता है V0 बटे में √2, यानी कि जो V0 है आपका यहाँ पर वो है 282, इसको √2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है परिपथ का प्रेरण प्रतिघात, ये भी बहुत आसान है। प्रेरण प्रतिघात होता है XL, जो कि होता है बराबर फॉर्मूला L ओमेगा के। L का मान आपको दिया है, ओमेगा आपको दिया है भाई, पता कर लेंगे, ये ओमेगा T लिखा रहता है, T को हटाएंगे तो ओमेगा हो जाएगा 100 पाई। तो स्टूडेंट्स रखिए L का मान रखिए स्टूडेंट्स और ओमेगा का मान रखिए और इस सवाल को उड़ा दीजिए। परिपथ की प्रतिबाधा पूछा है, प्रतिबाधा भाई यानी कि पूरा का पूरा अब Z निकालना होगा, पूरा का पूरा अब Z निकालना होगा। Z का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका प्रतिरोध का स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC, इन दो को घटा कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, चलो प्रतिरोध तो पता ही है 2000 है, XL स्टूडेंट्स आप यहाँ से निकाल लोगे और XC स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला होता है 1/C ओमेगा। C आपको पता है, यहाँ पर ये है आपका C फराडे में जो लिखा गया है और ओमेगा पता है स्टूडेंट्स कितना है 100 है, तो XC भी आप निकाल लीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर रखिएगा, आपको प्रतिबाधा मिल जाएगी। लेकिन ज़रा रुकिए, ज़रा यहाँ पर आप रुकेंगे थोड़ा सा, क्लियर, रुकेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी एक प्रतिरोध है नीचे 2000 ओम का, यानी कि जो आपका वैल्यू निकल कर आया स्टूडेंट्स उसमें आपको 2000 ओम और ऐड करना पड़ेगा। यही एक सवाल में ब्यूटीफुल क्वेश्चन था भाई, प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ वही कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। ठीक है, चलो हाँ समझ गए क्वेश्चन कैसे करना है आपको, थोड़ा सा ये तो पूरा सॉल्व करा दिया, ये वाला आपको दे रहे हैं कि आपको करना है, 2 क्वेश्चन हमने आपको दे दिए, प्रैक्टिस जोरदार करते रहिए हमारे साथ। अब आइए इस क्वेश्चन को फोड़ते हैं। पूछा गया है इस विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियम क्या है। बहुत आसान है, आप किरचॉफ का नियम लिखना है, हमने बता रखा है किरचॉफ का नियम एजुकेशन शास्त्र आप पढ़ सकते हो, अगर आपने नहीं पढ़ा है एजुकेशन शास्त्र आप टाइप करिएगा स्टूडेंट्स, किरचॉफ का नियम एजुकेशन शास्त्र आप पढ़ लीजिएगा, किरचॉफ के दोनों नियम। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा गया कि दिए गए परिपथ की सहायता से अमीटर का निकालना है पाठ्यांक। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। जी हाँ, ये सिंपल सा परिपथ आपको दिया है, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो कुल धारा निकाल लीजिएगा, टोटल का टोटल धारा कितनी बह रही है, टोटल यानी कि यहाँ से कितनी धारा जा रही है वो आ गया। यहाँ पर हमने निकाला भी है, इसको सॉल्व किया है, क्लियर, सिंप्लीफाई किया है, हमने निकाला था धारा टोटल इतनी आई है आपकी 5/4.4, इसको कैलकुलेट कर लेंगे आपका धारा आ जाएगा। क्लियर, उसके बाद क्या कर सकते हैं, हमें तो यहाँ की धारा हमें चाहिए, यही धारा आगे जाएगी तो I1 और I2 में टूटेगी आपकी, हमें I2 निकालना है इसमें से जो धारा जा रही है, तो ये कैसे मिल पाएगा। इसको प्राप्त करने का स्टूडेंट्स एक तरीका हो सकता है और वो तरीका है स्टूडेंट्स विभव प्राप्त करने का I2, वो है कि यहाँ का जो विभव है V इसके बीच में भैया, इसके बीच में, ठीक है, इन पॉइंट्स के बीच में जो विभव होगा वह इन्हीं पॉइंट्स के बीच के विभव होगा, उस विभव को मान लो ये AB है, ठीक है, तो AB के विभव
को डिवाइड कर देना होगा आपको इसका प्रतिरोध, तो धारा मिल जाएगी। अब बात आए कि ये AB के बीच में प्रतिरोध कैसे निकालें। क्लियर, ये सेलों के सिरों के बीच में पद कैसे निकालें ये आप सीख रखे हो। मॉडल पेपर्स में हमने कराया है सेलों के सिरों के बीच का विभव का फॉर्मूला क्या होता है भाई। सेलों के सिरों के बीच का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, सेल का जो विभव है 5 वोल्ट माइनस में कर दीजिए I इंटू में R, जो इसके बगल में प्रतिरोध है 2 ओम स्टूडेंट्स, वही आपका R होता है। ठीक है, तो R यहाँ रखिए, प्रतिरोध अरे जो धारा आपने निकाली वो यहाँ रखिए, और आप ये निकाल लीजिए विभव। विभव मिल गया तो धारा इस फॉर्मूले से निकाल लीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और कैलकुलेट करके आप चेक करना चाहो सही है कि नहीं तो कमेंट में बता सकते हो आंसर अपना। ठीक है, हम चेक कर लेंगे आपका, लेकिन अप्रोच यही है सॉल्व करने का, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से आप सॉल्व करने मत जाना। अगला क्वेश्चन है हाइगेंस की तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन को स्पष्ट करना है। ठीक है, अच्छे से, तो ये भी हमने अपने चैनल एजुकेशन शास्त्र पे बहुत ही इजी तरीके से ये बताया है, और अपवर्तन क्या परावर्तन भी हमने बताया, दोनों इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो आप देख सकते हो हाइगेंस के द्वारा स्टूडेंट्स अपवर्तन की व्याख्या और परावर्तन की व्याख्या, दोनों वीडियो देख लेना अलग अलग सर्च करके, और नाम जोड़ देना एजुकेशन शास्त्र। हाइगेंस के द्वारा परावर्तन की व्याख्या एजुकेशन शास्त्र, हाइगेंस के द्वारा अपवर्तन की व्याख्या एजुकेशन शास्त्र, दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा। हम बता रहे उससे आसान किसी ने भी नहीं बताया होगा भाई। क्लियर, एकदम इजी बनाकर हमने आपको बताया है। ठीक है, देख सकते हैं आप सभी, अदरवाइज आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, यही तो आपसे उम्मीद थी। उसके बाद है हमारा इंग्लिश में लिखा गया चीज़ें। ठीक है, और ये क्वेश्चन है एक हिंदी वाला, देखिए इसमें आपसे पूछा गया है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, अपवर्तनांक होता है फॉर्मूले से साइन डेल्टा मीन प्लस में A/2 और बटे में साइन का A/2। क्लियर, तो स्टूडेंट्स अपवर्तनांक निकालने के लिए आपको डेल्टा मीन चाहिए, A चाहिए, डेल्टा मीन चाहिए और A चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, तो वही निकालने पे फोकस करिए। A तो देखो दे रखा है, A आपका 90 डिग्री है, सिंपल सा। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए स्टूडेंट्स ये डेल्टा मीन कहाँ दिया गया है ये पता करो भाई। देखो भाई आई आपको दिया कि नहीं, अपवर्तन कोण, जिस कोण पर तरंगे आ रही है 45 डिग्री, और जब परावर्तित हो गई तो कितने कोण पर हुई, 90 डिग्री के कोण पर। क्लियर, तो डेल्टा मीन क्या हो जाएगा आप सभी का स्टूडेंट्स, आई प्लस में ई, क्योंकि इस वाले केस में अलग अलग दे दिया है, तो आप इन दोनों को अलग अलग जोड़ोगे और उसमें से ए घटा दोगे, कितना होगा 135 माइनस 90 45 डिग्री, यानी कि डेल्टा मीन क्या आ गया 45 डिग्री आ गया आपका इस फॉर्मूले से भाई। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग दे दिया, नहीं तो हम नहीं दिया रहता स्टूडेंट्स, हमें नहीं पता रहता डायग्राम वगैरह कुछ भी नहीं, तो हम क्या करते 2i माइनस का a करते, क्योंकि i पता है तो 2i माइनस का a करते, लेकिन यहाँ पर अलग अलग दे रखा है तो हम अलग अलग जोड़कर घटाएंगे। ठीक है, ये अप्रोच करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और अपवर्तनांक निकाल लेंगे प्रिज्म का। चलिए ये कैलकुलेट भी कर देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भाई अपवर्तनांक हो जाएगा साइन डेल्टा मीन कितना आया स्टूडेंट्स, इन दोनों को जोड़ेंगे 135 फिर 90 घटाएंगे तो 45, और ए है आपका 90, उसको आधा कर देंगे। ठीक है, और फिर बटे में साइन 90 बटे में 2 कर देंगे। क्लियर, और इसको कैलकुलेट करेंगे। सो आपका अपवर्तनांक आ जाएगा भाई ये 45 डिग्री, और 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो √2 ऊपर आके गुणे हो जाएगा, तो √2 साइन के अंदर इनको जोड़ेंगे तो 135 बटे में 2 भाई। ठीक है, तो ये आपका बन गया। अगर आपको इसका वैल्यू नहीं पता तो यहाँ पर छोड़कर आप चले जाइए, आगे बढ़ जाइए। कितने नंबर का है, 3 नंबर का, एग्जामिनर भी समझेगा, क्योंकि भाई इसका वैल्यू किसको कोई याद करके चलता है नहीं ना, तो आप छोड़ देंगे, एग्जाम में देना चाहिए वैसे, छोड़ देंगे आप सभी, यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद आपका स्टूडेंट्स पेपर शायद समाप्ति हो गया है। ठीक है, पेपर शायद आप समाप्ति हो गया है। ये है पूछा गया है एक डेरिवेशन गॉस का नियम, ये सब हमने डेरिवेशन करा रख दिया है अपने चैनल पर। इसके बाद आगे देखेंगे। चलो भाई ये बहुत ही थक चुकी है, अब पानी पीने का ज़रूरत है, मुझे भी गला सूख चुका है अब। तो ये सब थ्योरी वाले आप देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, अथवा में रहता है हमेशा 5 नंबर का अथवा में, या आप थ्योरी कर लो। व्यतिकरण वैसे हमने अच्छे से बताया है स्टूडेंट्स, व्यतिकरण में अधिकतम तीव्रता निकालना भी बताया है और न्यूनतम तीव्रता भी निकालना बताया है। जब कला संबंध स्रोत होते हैं तो अधिकतम तीव्रता कैसे निकालते हो,
फॉर्मूला हमने बता रखा है, लेकिन जब कला संबंध नहीं हो स्टूडेंट्स तो डायरेक्ट अधिकतम तीव्रता निकालने के लिए आप दोनों को जोड़ दो। जी हाँ, जब कला संबंध नहीं है तो दोनों को जोड़ दो तो आपको अधिकतम तीव्रता मिल जाएंगी, लेकिन जब कला संबंध होते हैं तब अधिकतम तीव्रता का फॉर्मूला हमने बताया है क्लियर अपने वीडियो में। प्रकाश का व्यतिकरण एजुकेशन सत्र सर्च करके देख लीजिएगा क्लियर। वैसे सेकेंड वाला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी इसको जोड़ देंगे 5i, इसका आंसर तो हो जाएगा 5i, लेकिन इसका आंसर आप कैलकुलेट करिएगा, पहले समझ लीजिएगा उस वीडियो से व्यतिकरण क्या है, क्या उसकी शर्तें कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे सवाल उससे बनते हैं, सब बताया उस वीडियो में। ठीक है, चलो बाकी ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। आप थोड़ा सा हम चल रहे हैं भाई, आपके लिए बहुत ही प्रैक्टिस करा दिया, आप खुद कर लीजिएगा। और ये वीडियो कैसी लगी भाई, इतनी मेहनत लगी वीडियो बनाने में, कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे लगे आपको इस वीडियो के, इस पेपर के क्वेश्चंस अच्छा लगा कि नहीं, ये पेपर आपको सॉल्व करने में हमारे साथ चीज़ें आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी हमारे साथ स्टूडेंट्स, तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के ही बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, चलिए, और कुछ होमवर्क भी दिए हैं आपको सॉल्व करना, मेरे साथ ही आप सभी वो सारे क्वेश्चंस किए होंगे आई होप। ठीक है, चलो तो अच्छे से ही टाइम देकर ही वीडियोज़ को देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाई जा रही है, तो उन वीडियोस को फ़ायदा उठाइए ज़रूर से, और शेयर भी जरूर करते रहें। ठीक है, शेयर जरूर करते रहिएगा अपने दोस्त मित्रों के साथ, स्कूल में जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर जरूर करते रहें इस चैनल को, इस मेहनत को हमारे, ये आपसे बस रिक्वेस्ट है, ये फीस आप जरूर पे करिएगा। चलिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जुड़ जाइएगा। और इस टॉपर सीरीज़ का दूसरा जो अगला सेशन होगा वो केमिस्ट्री पर होगा, केमिस्ट्री का पोस्टमार्टम करेंगे अब नेक्स्ट मॉडल पेपर जो होगा। ठीक है, मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।